हेलो फ्रेंड्स। बीएड सेकेंड ईयर में आप सबका स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट खास क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके बीच। सीखने के भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों की अवधारणा को स्पष्ट करें। ठीक है, जो ब्लूम टेक्सोनॉमी में दिया हुआ है, ब्लूम टेक्सोनॉमी में थ्री टाइप्स मतलब इसको वर्गीकृत किया गया है: ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। यहाँ पे मनोक्रियात्मक का मतलब है वहीं क्रियात्मक। ठीक है, जो पेशीय रूप से, जो फिजिकल रूप से संबंधित होता है। ठीक है, साइकोमोटर। ये दो का ही हम लोग का अवधारणा को स्पष्ट करना है, और तीसरा जो फर्स्ट वाला है उसको नेगलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएनएस कॉलेज और बहुत सारे कॉलेज इसको गेस किए हुए हैं, तो इस गेस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में देखेंगे, इस टेक्सोनॉमी के अंतर्गत समस्त शैक्षिक उद्देश्यों का मानकीकरण कर दिया जाता है। जो होता है इसको स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में इसको बदल दिया जाता है। ठीक है, जिससे विश्व के सभी देशों में इसको व्यापक रूप में मान्यता मिली है। इससे समस्त शिक्षकों, परीक्षकों तथा शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों के बीच संप्रेषण संक्षिप्त, शुद्ध एवं सरल ढंग से संपन्न हो सकता है। ठीक है, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण को मानव व्यक्तित्व के थ्री पक्षों के आधार पर विभाजित किया। इसको थ्री डोमेन्स दिया गया है। ठीक है, तथा इसके साथियों द्वारा किया गया शैक्षिक उद्देश्यों का यह त्रिआयामी विभाजन शिक्षा के क्षेत्र में आज प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी ब्लूम टेक्सोनॉमी है और उनके कुछ साथी होंगे, और ये दोनों ये सब मिलके इस टेक्सोनॉमी को बनाए होंगे। थ्री डायमेंशनल कर दिए हैं और इसको विस्तृत किया है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बालक के व्यक्तित्व का विकास तीन सीखने के क्षेत्रों से होता है। यानी बालक का पर्सनालिटी की बात होगा तो इन लोगों ने तीन गो पक्ष रखा है। तीन गो पक्षों से किसी भी बालक का विकास होता है। तो इसके बारे में हम समझेंगे। लर्निंग डोमेन थ्री टाइप्स का होता है। पहला क्या, ज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा का भावात्मक पक्ष। और तीसरा का क्या हुआ, मनोक्रियात्मक पक्ष। इंग्लिश में बोले तो कॉग्निटिव डोमेन, इफ अफेक्टिव डोमेन। और तीसरा क्या हुआ, साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, यह तीन जो पक्ष है, जो किसी भी व्यक्ति का जो क्या है पर्सनालिटी जो होता है, इसके हिसाब से, इसके आधार पर हम देख सकते हैं। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर देखेंगे। ज्ञानात्मक क्षेत्र उन उद्देश्यों को समावेशित करता है जो ज्ञान के पुनः स्मरण तथा प्रत्याभिज्ञान तथा मानसिक योग्यता के विकास से संबंधित है। ठीक है, ज्ञान पक्ष को 6 उपवर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पहला ज्ञान, दूसरा का बोध, तीसरा का प्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण, छठा मूल्यांकन। ठीक है, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, 6 भाग में इसको बांटा गया है। भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन। भावात्मक पक्ष का विकास ब्लूम, मिसिया और करथवाल ने 1964 में किया था। ठीक है, भावात्मक पक्ष जो होता है, अफेक्टिव डोमेन जो होता है, विकास ब्लूम के मिसिया और करथवाल ने 1964 में इसका किया था। ठीक है, इसके अंतर्गत उस आंतरिक विकास को सम्मिलित किया गया है जो उस समय घटित होता है जब व्यक्ति अभिव्यक्तियों, सिद्धांतों, संकेतों तथा अनेक साधनों को ग्रहण करता है। ठीक है, जो उसके मूल्य निर्णयों अनुमोदन करता है और निर्देशन करता है। इसके अंतर्गत उस आंतरिक विकास का को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, जो उस समय घटित होता है जब व्यक्ति अभिव्यक्तियों, सिद्धांतों, संकेतों तथा उनके साधनों का ग्रहण करता है, जो
उसके मूल्य निर्णयों और अनुमोदन और निर्देशन करता है। जो मतलब उसका जो उसका मूल्य है, जो उसका मतलब जो वो सिद्धांत या किसी साधन के द्वारा वो रिसीव करता है, ग्रहण करता है, और उसके मूल्य को निर्णय करता है, मतलब वो जो फाइनल स्टेज है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, उसका निर्णय करके अनुमोदन और निर्देशन, मतलब उसको एक सही डायरेक्शन देता है कि हमको इस रास्ते से चलना है, ये सब क्रियाएं करके, ठीक है। तो ये ज्ञानात्मक पक्ष का इस पक्ष का संबंध मनुष्य के हृदयों और भावों से होता है। यानी मनुष्य के इसका संबंध जो मनुष्य का जो हृदय है, जो हृदय व भाव, जो इमोशन है, उनसे होता है। इस पक्ष का उद्देश्य लिया जाता है जो छात्रों के रुचि, अभिवृत्ति, मूल्यों आदि में व्यवहारगत परिवर्तन लाते हैं तथा उसका विकास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम भावात्मक पक्ष के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जो इमोशन अपने मन के, जो हृदय की जो बातें होती है, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जो जो जितने ऑर्गन्स है वो जो होते हैं, और उसके उसी का रूप को अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। इसको विस्तृत हम जान लिए हैं, ठीक है। इसके बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठा कर लिए हैं। अब इसको 6 भाग में, उपवर्ग में इसको विभाजित किया जाएगा, ठीक है। आग्रहण यानी रिसीविंग, कोई भी चीज़ है रिसीव कर रहे हैं, रिस्पॉन्स अनुक्रिया, क्या उस पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अनुमूल्यन वैल्यूइंग, जो चीज़ हम अमल किए उसको कैसे वैल्यू दें, उसको क्या स्टैंडर्डाइज करें, रेटिंग दें, वही अमूल्यन होता है, ठीक है। और विचारना या कंसेप्चुलाइजेशन, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण करते हैं। और 5वां में व्यवस्था, उसका ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या व्यवस्था रहेगा उसका, क्या कैसे उस पर काम करना है। मूल्य समूह का विशेषीकरण, जो उसका मूल्य है उसको विशेषता के आधार पे विशेषीकरण करेंगे, ठीक है। अब पहला रहा रिसीविंग, जो ग्रहण करने वाला है, इसके बारे में जानेंगे। इसका अर्थ छात्रों की ग्रहण करने की इच्छा से होती है। जो हमारे भावनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो कैसे, मतलब हम किसी चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं, इस पर वो निर्भर करेगा। ग्रहण करने का सीधा संबंध विद्यार्थियों की संवेदनाशीलता से होता है, जो किसी क्रिया या उद्दीपक की स्थिति में होता है। अनुक्रिया, सेकेंड क्या है, अनुक्रिया, रिस्पॉन्स क्या होता है। यह ग्रहण करने से जो ग्रहण करते हैं, अब इसके आगे वाला स्थिति होता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी प्रेरित होते हैं, प्रेरित होते हुए नवीन ज्ञान को सक्रिय रूप से ग्रहण करता है। इसमें इसमें विद्यार्थी सुनने के साथ साथ अमल भी करता है। अनुक्रिया, जो सुनेगा भी, रिसीव भी करेगा और उस पर अमल भी करेगा, तो उसकी अनुक्रिया रिस्पॉन्स कहेंगे। तथा सक्रिय रूप से भाग भी लेता है, एक्टिवनेस इसमें दिखा रहा है, जो सीखने का जो बहुत बड़ा प्रभावकारी तरीका होता है। इसमें प्रतिक्रिया देने, इच्छा व्यक्त करने, उत्तर देना आदि क्रियाएं हैं, ठीक है। अमूल्यन, इसका तात्पर्य उन मूल्यों से है जिसमें विद्यार्थियों की अवस्था होती है तथा जिनको वे अपने जीवन में विशेष महत्व देते हैं। यानी कोई भी चीज़ हुआ, उसको हम ग्रहण कर लिए, उसके मूल्य को समझ लिए, अब उसको किस हिसाब से उसका वैल्यू देंगे। उसको कोई व्यक्ति आगे अगर कोई हमारे ज़िंदगी में आता है, तो उसको बारे में हम जानते हैं। अब उसके बाद हम अपने ओर से क्या उसको वैल्यू करेंगे, क्या वैल्यू देंगे, वो अनुमूल्यन हो गया, ठीक है, वैल्यूएशन हो गया। तो आगे चलेंगे, प्रत्यक्षीकरण, कॉन्सेप्चुलाइजेशन, ठीक है, कंसेप्चुलाइजेशन चलेंगे। प्रत्यक्षीकरण, इसके अंतर्गत छात्र जैसे जैसे मूल्यों के साथ साथ वचनबद्ध करते हैं, वैसे वैसे उनके सामने ऐसी परिस्थितियां आती है जहाँ पे वो अधिक मूल्य उपयुक्त होते हैं। मतलब अब हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं धीरे धीरे, मतलब वो आगे बढ़ रहे हैं, वचनबद्ध होते जा रहे हैं, उसको एक पैटर्न देते जा रहे हैं, और वैसे वैसे अपने वो जो परिस्थितियाँ आ रही हैं उसमें उसके मूल्य का उपयुक्त करते, अधिक से अधिक मूल्य का उपयुक्त करते हैं, मतलब फीडबैक, मतलब अच्छे से प्रत्यक्षीकरण करते हैं उसका, ठीक है, अच्छे से अच्छे उसको वैल्यूएशन कर देते हैं उसके मूल्य का, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन, संगठन व्यवस्था क्या होता है। जैसे विद्यार्थी इन मूल्यों के बारे में जाता है, तो वह ऐसी परिस्थितियों का
सामना करना सीखता है। इसके अंतर्गत छात्र मूल्यों के कर्मानुसार संगठित करता है। ठीक है, जैसे विद्यार्थी इन मूल्यों के बारे में अ, जान जाता है, ठीक है, इसके बारे में जान जाता है, तो वह ऐसी परिस्थितियों का सामना करना सीखता है। इसके अंतर्गत छात्र मूल्यों के कर्मानुसार संगठित करता है। ठीक है, अब इसमें संगठन जैसी क्रियाएं हैं। मूल्य समूह का विशेषीकरण। ठीक है, यह भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का सबसे उच्च स्तर का उद्देश्य है। इसका संबंध मानव मूल्यों की उस प्रणाली से है जिसे व्यक्ति आत्मसात कर चुका है और उसी सहारे अपने व्यवहारों का दिशा निर्देशन करता है। ठीक है, मूल्य समूह विशेषीकरण। ठीक है, यह भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का सबसे उच्च स्तर का उद्देश्य है। इसका संबंध मानव मूल्यों की उस प्रणाली से है जिसे व्यक्ति आत्मसात कर चुका है और उसके सहारे अपने व्यवहारों को एक सही डायरेक्शन देता है। ठीक है, अब भावात्मक पक्ष का पहचान देखेंगे, वर्गीकरण देखेंगे। अब शॉर्ट फॉर्म में जो उतना है उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे देखेंगे, और वो वाला जो है उसको ना लिख के और ये शॉर्ट फॉर्म को पॉइंट वाइज करे तो ये भी अच्छा है, इससे भी नंबर नहीं कटने वाले हैं और अच्छे से इसको ऐसे हम लिख सकते हैं हम अपने नोट कॉपी में। ठीक है, भावात्मक पक्ष की ग्रहण करना। ग्रहण जो रिसीविंग था वो पहला पॉइंट था, उसमें क्रिया की जागरूकता। ठीक है, जो हम क्रिया कर रहे हैं उसमें हम लोग एक्टिवनेस क्या है, क्रिया को प्राप्त करना, क्रिया से प्राप्त करना और करने की इच्छा, और जो क्रियाएं हैं जो उसको इच्छा शक्ति क्या है, कैसे हम उसको इच्छा करते हैं, तो ये भी इसमें का है। ठीक है, भावात्मक पक्ष का जो ग्रहण रिसीविंग था उसके बारे में जाने। अब सेकंड है अनुक्रिया। अनुक्रिया में सहमति। अब जो अनुक्रिया है, जो रिस्पॉन्स है, अब उसमें हम अपनी सहमति देते हैं और हमारी सहमति क्या है, अनुक्रिया की इच्छा। जो हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं हमारे उसमें इच्छा है कि नहीं है, ये सब आएंगे जो भावात्मक रूप से अपने भावनाओं के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। ये वाला पक्ष है जो बालक का व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। अगला पॉइंट है अनुक्रिया में संबंध या संतोष। और जो हम संबंध स्थापित किए तो इसमें हमारा कितना क्या संतोष है, मतलब वो संतोष है कि नहीं है, मतलब वो भी अनुक्रिया में आएगा। अवमूल्यन, वैल्यूएशन आ गया। मूल्य की स्वीकृति, जो अब मूल्य हम उसको बनाए हैं और उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो अवमूल्यन में इसमें स्वीकृति की बात की जाएगी। ठीक है, मूल्य की प्राथमिकता दी जाएगी, हम क्या वो मूल्य था उसको हम अब अपने उसको क्या करेंगे, उसको प्राथमिकता देंगे, जो वैल्यूएशन है उसको प्राइमरी देंगे। ठीक है, और चौथा है प्रत्यक्षीकरण, जो कंसेप्चुलाइजेशन था, तो उसके बारे में देखेंगे। विचार विमर्श करना, तुलना करना, सैद्धांतिक स्तर पे विचार करना। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण में होता है विचार विमर्श करना, बुलाना, तुलना करना। ठीक है, और सैद्धांतिक स्तर पर विचार करना। ठीक है, अब संगठन है, लास्ट है संगठन इस पॉइंट का, भावात्मक पक्ष का। ठीक है, मूल्यों का अवधारणा और मूल्य की व्यवस्था का संगठन। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट जाएंगे। क्रियात्मक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, इसमें देखेंगे साइकोमोटर डोमेन में इस पक्ष का संबंध शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण व कौशल के विकास से है। ठीक है, इंद्रियों के समन्वय से विभिन्न क्रियाओं में कुशलता प्राप्त करना इस पक्ष का उद्देश्य होता है। ठीक है, जो साइकोमोटर डोमेन है इसमें इस पक्ष का शारीरिक क्रिया यानी फिजिकल एक्टिवनेस से के प्रशिक्षण व कौशल के विकास से है। ठीक है, इंद्रिया के समान समन्वय से विभिन्न क्रियाओं में कुशलता प्राप्त होती है। ठीक है, जो फिजिकल रूप से हम जो प्रशिक्षण करते हैं इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है इसमें। ठीक है, ब्लूम ने इसे 6 उपवर्ग में विभाजित किया है। ठीक है,
अब ब्लूम के भी देखेंगे और स्पेंसर का भी देखेंगे, तो इफेक्टिव कौन है इसमें? स्पेंसर इफेक्टिव है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, ब्लूम का भी देख लेंगे। पहला उनका उद्दीपन है, रिस्पॉन्स वाला जो है। दूसरा क्या है? कार्य करना या गमन करना, क्रिया है। नियंत्रण है, अपने आप को कैसे आप नियंत्रण कर रहे हैं। चौथा है समायोजन है, ठीक है। पांचवा क्या है? स्वाभाविकरण है। और छठा आदत है, ठीक है। अब क्रियात्मक पक्ष का संबंध मनोगत्यात्मक कौशल के विकास से होता है, ठीक है। यानी जो हमारे मन में उथल पुथल है, वो फिजिकल रूप से हम जो क्रियाएं करते हैं, वो क्रियात्मक पक्ष में आ जाएगा, ठीक है। शारीरिक क्रियाओं का प्रशिक्षण द्वारा इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। ब्लूम की भांति सिस्पनसन ने 1969 में इस पक्ष को 5 उपवर्ग में बांटा है, ठीक है। अब यही इफेक्टिव होगा जो स्पॉन्सर है, ईजे सिस्पॉन्सर, ठीक है। ईजे सिस्पॉन्सर है, इसी से मतलब वहीं इसको दिए हैं, तो इसके बारे में देखेंगे। पहला क्या है? प्रत्यक्षीकरण है। दूसरा का विन्यास है। तीसरा निर्दिष्ट अनुक्रिया। चौथा है कार्य प्रणाली। और पांचवा है जटिल बाह्य अनुक्रिया, ठीक है। तो प्रत्यक्षीकरण से शुरुआत करेंगे इसके बारे में, ठीक है। इस तरह इसके पॉइंट को लिखेंगे, इसी क्रम में पॉइंट दे दे के तो इससे अच्छा मार्क्स आने की उम्मीद है। प्रत्यक्षीकरण वर्णात्मक स्तर संक्रामणात्मक स्तर, ठीक है। वर्णात्मक या संक्रामक स्तर है, ठीक है। व्याख्यात्मक स्तर व्याख्यात्मक सार है, ठीक है। प्रत्यक्षीकरण में जो व्याख्यान करते हैं, वो उसको रचना करते हैं, मतलब ये रचना करते प्रत्यक्षीकरण है जो रचना से संबंधित है, ठीक है। और दूसरा का है व्यवस्था। इसका संबंध मानसिक स्तर पर है, शारीरिक स्तर पर है, संवेगात्मक स्तर पर है। 3 स्तर पर है जो व्यवस्था जो ऑर्गेनाइज करेंगे। मानसिक अगर सोचेंगे वो कैसा करना है, शारीरिक रूप से जो करके दिखाएंगे, संवेगात्मक हो गया जो अब मन में भावनाएं हैं कि अच्छा है कि बुरा है, मतलब ये सब, ठीक है। तीसरा है निर्दिष्ट अनुक्रिया, ठीक है। जटिल कौशलों पर देने वाली क्रियाएं, ठीक है। हाँ, अब इसका कार्य प्रणाली है। चौथा क्या है? चौथा पॉइंट इसका तीसरा पॉइंट देखे तो निर्दिष्ट अनुक्रिया, जटिल कौशलों पर बल देने वाली जो क्रियाएं होता है, ठीक है, और निर्दिष्ट अनुक्रिया होता है। चौथा होता है कार्य प्रणाली, मैकेनिज्म, ठीक है। इसका कार्य प्रणाली क्या रहेगा इसके बारे में? कौशल का विकास करना, ठीक है। कौशल का विकास करना, आत्मविश्वास का विकास करना, उपयुक्त प्रतिक्रियाओं में सहायक, ठीक है। पांचवा जटिल बाह्य प्रतिक्रिया, ठीक है। क्रियात्मक पक्ष का सर्वोत्तम स्तर करना होता है, ठीक है। जटिल और बाह्य प्रतिक्रिया क्या है? क्रियात्मक पक्ष का सर्वोत्तम सर्वोत्तम स्तर करना, ठीक है। जटिल कार्यों को करने के लिए कौशल एवं क्षमता का विकास करना। जो अब जटिल कार्य है, डिफिकल्ट कार्य है, उसकी क्या करेंगे? कौशल ग्रहण करेंगे। कौशल एवं क्षमता मतलब जो स्किल होता है उसको डेवलप करेंगे, और उस क्षमता को अपना बढ़ाएंगे, जो जटिल काम है जो आसान से हो जाए। तो इसके बारे में 5वां नंबर यही था। क्रियात्मक पक्ष का सर्वोत्तम स्तर करना होता है, मतलब जो क्रियात्मक स्तर होता है इसको सर्वोत्तम किया जाता है, ठीक है। अब इस सभी को अब लास्ट में क्या बचता है? निष्कर्ष, कंक्लूजन बनता है, ठीक है। निष्कर्ष निष्कर्ष में हो जाएगा, उपयुक्त तथ्यों के अध्ययन पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो बालक का जो व्यक्तित्व का विकास होता है 3 पक्षों में होता है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक या साइको मोटर जो होता है, वो 3 गो क्रियाएं से होता है। ये सभी क्रियाएं से किसी बालक का उसका जो व्यक्तित्व है उसका सभी पक्षों को रख के उसको अधिक से अधिक उसको कुशल बनाया जा सकता है। तो इसका निष्कर्ष यही है, और इसका निष्कर्ष और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो जो सटीक और ये टिकाऊ आंसर है यही होगा, ठीक है। ये वाला वीडियो काफ़ी कारगर रहा होगा आप सबों के लिए। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये क्वेश्चन को आप कर ले रहे हैं, एक बहुत कम भाषा में और आसान सी लैंग्वेज में इसको सूचीबद्ध किए हैं। तो इसको कर लीजिए और इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे मार्क्स का उम्मीदवार ऐसा ही एग्जाम में अपने लिखिएगा, अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।